नमस्कार, मैं सुचित्रा गुप्ता इंडिया वॉइस पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली और अहम खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए कैलेंडर जारी किया है। क्या कुछ है ये पीडीए कैलेंडर और क्या कुछ जानकारी इसमें बताई है आपको अखिलेश यादव ने, आपको बता रहे हैं विस्तार से इसके बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। चुनाव में बड़ी सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने पीडीए का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। 27 के रण में कोई कमी ना रह जाए, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए कैलेंडर भी जारी किया है। पीडीए कैलेंडर जारी करने की जिम्मेदारी पूर्वांचल के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले संतोष पांडे को सौंपी गई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ा। पीडीए फार्मूला हिट हुआ और 37 सीटों पर सपा ने कब्जा किया। अब 27 का रण सामने है। 27 के रण में बड़ी जीत हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस की सियासत शुरू कर दी है। जहां एक तरफ पीडीए पर परिचर्चा उनके कार्यकर्ता करने में जुट गए हैं। गली मोहल्लों में उनके कार्यकर्ता दलितों, पिछड़ों के भगवान कहे जाने वाले महापुरुषों के बारे में चर्चा की जा रही है। संविधान आरक्षण को लेकर परिचर्चा हो रही है। वहीं नए वर्ष पर समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस की एक और सियासत शुरू किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए कैलेंडर जारी किया है। यह पीडीए कैलेंडर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे की देखरेख में तैयार किया गया है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि यह पीडीए फार्मूला 27 के रण में कितना कामयाब होता है, यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें विधायक और कार्यकर्ता सभी मौजूद रहे। लेकिन अपना दल ने इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी निखिल रस्तोगी। अपना दल की आज वार्षिक बैठक में आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के साथ कई विधायक मौजूद थे। आपको बताते चले इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन सबसे अहम बात यह आपको बताते चले कि जिस तरह से आशीष पटेल ने एसटीएफ को लेके अपना खतरा बताया था, उसको लेके आज उन्होंने भरे मंच से कहा कि एसटीएफ से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को भी लेके कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि उनके साथ गलत हुआ और हम उनकी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको बताते चले लगातार उन्होंने कई एसटीएफ को लेके भी निशाने पे लिया और कहा कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन आपको बताते चले कि 2 जुलाई और 17 तारीख को जिस तरह से विधानसभा के अंदर धरना हुआ था, उसको लेके भी उन्होंने आड़े हाथों कहा कि एसटीएफ के 2 लोग अंदर गए थे, क्यों गए थे, किसकी, जहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता वहाँ पे एसटीएफ के द्वारा गया। और बंद लफ्ज़ों में उन्होंने कहा जो लोग वहाँ बैठे थे धरने पे, उनकी कॉल डिटेल की जांच कराई जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आपको बताते हैं जिस तरह से आशीष पटेल ने कई अहम बातों को लेकर कहा है, क्या इस पे मुख्यमंत्री या कोई भी बोलने को तैयार होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी। वहीं नए साल पर श्रावस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि आरोपियों के पास से पुलिस ने नकली नोट के साथ साथ क्या कुछ बरामद किया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी दिनेश कुमार तिवारी। ग्रेन थाना के अंतर्गत मदरसे में चल रहा था अवैध नोटों का कारोबार, जिसमें मुखबिर के सूचना के अनुसार पुलिस ने वहां छापेमारी की। वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो 3 लोग बहराइच जनपद के बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी श्रावस्ती जनपद के है। इसमें नोटों के कारोबार में कुछ महिलाएं भी सम्मिलित थी और कुछ बच्चे भी सम्मिलित थे। ये मदरसा नेपाल बॉर्डर के अंतर्गत आता है। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया है और विधिक कार्रवाई कर रही है।
जिसमें लैपटॉप और स्याही और 35,000 नोट भी बरामद किए हैं। कुछ तमंचे भी बरामद किए हैं और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार के साथ साथ आरोप तो जारी है ही। इसी बीच आप नेता यानी कि राज्यसभा सांसद आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी के मीडिया हेड अमित मालविया और साथ ही साथ सांसद मनोज तिवारी पर आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेज दिया है। लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय और सांसद मनोज तिवारी को कानूनी नोटिस भेजा। अमित मालवीय और मनोज तिवारी ने संजय सिंह पर एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया था। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि मेरी पत्नी से 4 जनवरी को अपना नाम वहां से हटाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुरी में एक आवेदन दायर किया था। मेरी मां और मेरे पिता का नाम मतदाता सूची में है। इसके अलावा ना तो मेरी पत्नी और ना ही मेरा मां नाम मतदाता सूची में है। इससे पहले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2018 में जब संजय सिंह ने राज्यसभा पहुंचे तो उन्होंने अपने हलफनामे में बताया कि उनका वोट हरिनगर विधानसभा में दर्ज है। वहीं सुल्तानपुर नगर पालिका की मतदाता सूची में उनका और उनके परिवार का नाम शामिल है। आगामी चुनाव के लिए उनका नाम नई दिल्ली और तिलक नगर विधानसभा की मतदाता सूची में भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि 2018 में जब संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद, उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि उनका वोट हरिनगर विधानसभा में दर्ज है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां सामूहिक हत्याकांड के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी आरोपी के पिता यानी कि बदर अब तक लापता है और पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। इस तलाशी अभियान के दौरान पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर रही है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। राजधानी लखनऊ में हुए सामूहिक हत्याकांड मामले की गुत्थी उलझती दिख रही है। आरोपी असद ने कई गोलमोल जवाब देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया है। वहीं दूसरा आरोपी यानी असद का पिता बदर अब भी पुलिस पकड़ से बाहर है। इन सब के बीच आज 5 शवों का पोस्टमार्टम हुआ और सभी शवों को उनके नात रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। दरअसल 31 दिसंबर की रात राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित होटल सरलजीत में आगरा के रहने वाले असद और उसके पिता बदर ने मां और 4 बहनों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। कत्ल करने के बाद आरोपी असद ने एक वीडियो वायरल किया और उसमें कहा कि वह अपने पड़ोसियों से तंग आकर अपनी मां और बहनों को मौत के घाट उतारा है। सभी आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यह भी दावा किया था कि उसने अपने पिता को चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। इसके बाद वह नाके थाने पर पहुंचा, जहां पर अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लगातार असद गोलमोल जवाब दे रहा है। इससे गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती दिख रही है। पूछताछ में यह भी पता चला है कि आरोपी असद और बदर ने 5 हत्याकांड का प्लान पहले ही बनाया था। हत्या करने के पहले असद और बदर ने सभी को नशीला पदार्थ खिलाया था या नहीं। फिलहाल हाथों की नसें काट दी गई थी और किसी का गला भी दबाया गया था। इस चौंकाने वाले हत्याकांड को लेकर जिस तरह से पुलिस एक्टिव दिख रही है, लेकिन जिस तरह से बयान आए इससे कहीं न कहीं मामला और भी उलझता दिख रहा है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमित शाह पर जो अभद्र टिप्पणी की थी, इस मामले में आज कोर्ट में सबूत पेश किए जाने थे। लेकिन इसे लेकर क्या कुछ हुआ है, विस्तार पूर्वक बता रहे हैं सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव।
पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 26 जुलाई को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया था, जहां जज ने इसका संज्ञान लेते हुए विपक्षी वकील संतोष कुमार मिश्रा को जीरा के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें, आज भी 2 जनवरी है और आज भी जीरा की डेट नियत थी, लेकिन जीरा पूरी नहीं हो सकी है। लिहाजा वादी मुकदमा विजय मिश्रा को सहूलियत देते हुए आगामी डेट 10 जनवरी लगा दी गई है और कोर्ट ने हिदायत दी है कि जीरा को पूर्ण किया जाए। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। वहीं लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले बुलंद है। जी आपको बता दें कि आम आदमी को छोड़ अब दबंग विधायक पर ही गोली चलाने लगे हैं। जहां के विधायक का सौरभ सिंह पर पहले गोली चलाएगी। हालांकि गनीमत ये रही कि विधायक बाल बाल बच गए, लेकिन ये गोली चलाई किसने और क्यों है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राम सिंह। महफूज नहीं है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक। एक बार फिर देखने को मिली कि बीती रात लगभग 10:30 बजे के बीच जो कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू है, इन पे एक जानलेवा एक हमला हुआ। उस हमले में बाल बाल बच गए। आपको बताते चले, सौरभ सिंह सोनू जो कस्ता विधायक हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं देखने को मिला कि पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि कस्ता विधायक के ऊपर एक जानलेवा हमला हो गया। हमले के दौरान वो बाल बाल बचे। बताया ये भी जा रहा है कि एक नाइट वॉक के लिए अपनी पत्नी के साथ घर से 100 मीटर की दूरी पर निकले थे, तभी वहां पे 2 युवक जो बैठे शराब पी रहे थे, उनको टोकने के दौरान हमलावर हो गए। हमलावर के दौरान उनके पास एक अवैध असलहा था। असलहे से इन लोगों ने एक हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग करके भाग गए। मामले की जैसे जानकारी मिलते ही पुलिस अमले में एक खलबली मच गई है। एसपी से लेके डीएसपी से लेके शहर कोतवाल से लेके सब मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे हमला हो रहा है, इसके पहले योगेश वर्मा पे एक होली के दौरान पैर में गोली लगी थी, उसके बाद दोबारा एक तमाचा कांड, थप्पड़ कांड आया था। वहीं सौरभ सिंह सोनू के साथ जिस तरीके से हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। उनको कानून का जो सिकंजा है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। और जिस तरीके से घटनाएं हो रही, तो कहीं सोचने का विषय है कि जब विधायक नहीं सेफ हैं तो आम जनता कहां से सेफ होगी। देखने का विषय है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, असली जामा क्या दिखाती है। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से राम। वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पार्टी नेताओं को मनाने का काम जोरों पर है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि कौन मानेगा और कौन नहीं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। अब तक बागी जो प्रत्याशी थे वो सियासी दलों की चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन आज नाम वापसी के दिन तक काफी हद तक सियासी दलों की जो चिंता थी वो मिटती नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही दलों ने डैमेज कंट्रोल के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया था, जिसका सफल असर भी दिखने लगा है। अभी तक ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर सीटों पर जो बागी कैंडिडेट थे सियासी दलों के लिए, वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं और अपना नाम वापस ले चुके हैं। अब ये कहा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला इस निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होगा, क्योंकि अब ये कह सकते हैं कि जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी, उनमें भी ज्यादातर सियासी दलों के बागी कैंडिडेट थे जो अपना नाम वापस ले चुके हैं। और अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि इस चुनावी मुकाबले का जो रण होगा वो किसके पक्ष में जाएगा, जनता किसके सुनना चाहती है, क्योंकि सियासी दलों के जो वायदे उन वायदों को परखने का काम जनता यहाँ पर कर रही है और उसी आधार पर 23 जनवरी को अपना वोट कास्ट करेगी। लेकिन चुनाव के लिए ये कह सकते हैं कि हर पल गुजरता हुआ सियासी दलों के लिए नई चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि जनता को मनाना, अपने पक्ष में करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वहीं अगली खबर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र के पास नौतनवा कस्बे में ईडी ने छापेमारी की। लेकिन ईडी ने छापेमारी क्यों की है और छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में हड़कंप भी मच गया, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अनुराग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में आज तड़के सुबह प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने कपड़ा व्यवसायी के वहां छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी की कार्रवाई से पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। कयास ये लगाया जा रहे हैं कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जनपद महाराजगंज में अक्सर वित्तीय अनियमितताएं देखने को मिलती है, जिसको लेकर यह कार्रवाई हो सकती है।
वही इस पूरे मामले में ईडी की टीम ने किसी आधिकारिक बयान देने से कतरा रही है। सूत्रों की माने तो इस कार्रवाई में ईडी के साथ बैंक और स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद है। वही इस पूरे मामले में ईडी की जांच पूरी होने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर थी या कुछ और। महाराजगंज से इंडिया वॉइस के लिए अनुराग जायसवाल। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। खबर रायबरेली से आई, जहां महाकुंभ में स्नान करने जाने वालों के लिए खुशखबरी है। वहां पे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों की सौगात श्रद्धालुओं को दी है, लेकिन ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेंगी, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। पर्व को देखते हुए रायबरेली में से लगभग आधे दर्जन ट्रेन स्पेशल चलाई जाएंगी। बता दें कि होने वाले पर्व को लेकर जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज के कुंभ में सम्मिलित होंगे, उनके लिए ये रेलवे विभाग का तोहफा सामने आया है। बता दें कि आधी दर्जन ट्रेनें पर्व पर चलाई जाएंगी ताकि जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए। तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि रायबरेली से जो 6 ट्रेनें गुजरेंगी, ऐसे में जो महाकुंभ में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु होंगे उनके लिए बड़ी राहत नजर आएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। खबर कानपुर से है, जहां एक दरोगा जी 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसको लेकर एसपी ने एक्शन लिया और तत्काल ही उन्हें सस्पेंड कर दिया। कौन है ये दरोगा जी और क्या कुछ है पूरी कहानी, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी गौरव शुक्ला। रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने दरोगा यशपाल को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। आपको बता दें, पूरा मामला रूरा थाना परिसर का है, जहां पर अंदाया गांव निवासी एक सरिता सिंह से दरोगा यशपाल सिंह 10,000 रुपए रिश्वत के ले रहा था। इस बीच एंटी करप्शन ने आकर उसे रंगे हाथों धर दबोचा और अकबरपुर कोतवाली ले गई, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तो वही एंटी करप्शन टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरिता ने इस पूरे मामले का प्रार्थना पत्र एंटी करप्शन टीम को सौंपा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दरोगा यशपाल महिलाओं के नाम हटाने और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। वह उनको पैसे नहीं देना चाहती और भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने एक गोपनीय जांच कराई, जिसमें यह साबित हुआ कि दरोगा गुनहगार है। जिसके बाद एंटी करप्शन टीम मौके पर पहुंची और दरोगा यशपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगले आने वाले 1-2 दिन में मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे होने की संभावना है और साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में कहा है कि भारी बर्फबारी हो सकती है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी धनराज गर्ग। समय में उत्तराखंड वासियों को मौसम से कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कोहरा छाया हुआ रह सकता है, और जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और वहीं चालकों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे मौसम में जो चालक हैं वो गाड़ी सावधानी से चलाएं। इस तरह की चेतावनी कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इसके साथ ही देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें बर्फबारी और बारिश एक साथ देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और लगातार जो पर्यटक हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं और ऐसे में उनको बर्फबारी दिखे उससे कहीं ना कहीं वो लुत्फ उठाते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे भी जरूर खिले हुए हैं, लेकिन वहीं आम जनमानस को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वही देखिएगा कि प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि शीतकाल से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम इंतजाम करने के निर्देश प्रशासन को दिए गए हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर खरा भी उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि जो मेन चौराहे हैं आईसीबीटी रेलवे स्टेशन या फिर ऐसे चौराहे जो कि व्यस्तम रहते हैं वहां पर लगातार अलाव जलाने का काम भी कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। रायबरेली में घने कोहरे का असर देखने को मिला या कह ले कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन ये दुर्घटना
कैसे हुई है, उसके बाद क्या कुछ कवायद की गई है प्रशासन की ओर से, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। लगातार बर्फबारी होने के कारण मैदानी इलाकों में ठंड ने पांव पसार दिया है और लगातार ठंडक जोरदार मैदानी इलाकों में पड़ने लगी। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन के दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। बता दें, रायबरेली जिला प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया था कि ठंड से निपटने के समुचित उपाय कर लिए गए हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो या रैन बसेरों की। लेकिन रायबरेली नगर की बात करें तो रायबरेली नगर में ना तो चौराहों पर अलाव की व्यवस्था दिख रही और ना ही समुचित रैन बसेरों की व्यवस्था देखने को मिल। खबर कन्नौज से है, जहां भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और प्रशासन के खिलाफ सवाल खड़े हो रहे हैं इसके बाद। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्यों अधिवक्ता नाराज हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राम ऋषि पांडे। कन्नौज में राजस्व अधिवक्ताओं का आज आक्रोश देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले राजस्व अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वहीं आज राजस्व अधिवक्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे और डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि राजस्व कोर्ट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 3 से 4 दिन के लिए हड़ताल शुरू कर देंगे। औरैया में एक युवक ने पेड़ से लटक कर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई अधीक्षक के द्वारा की गई है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी दीपांशु सरवन। ग्राम दौलतपुर में आज एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, युवक की बहन कुछ दिनों से घर से गायब थी, जिसकी शिकायत फगुन थाने में युवक द्वारा की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे क्षुब्ध होकर युवक ने आज सुबह फांसी लगा ली। सुबह जब ग्रामीणों ने सबको फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सबको उतारने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने और परिजनों ने आक्रोश जाहिर किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया, साथ ही जांच के आदेश दिए। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सावंत। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।